नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बदला लेना, सबक सिखाना, अकल ठिकाने लगाना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे भले इंसान को अपराधी बना देती हैं। क्राइम की दलदल बहुत गहरी है। अब कौन, कहां, किस जगह, किस वजह से किस घटना को अंजाम दे दे, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक पढ़ा लिखा इंसान कैसे बदले की आग में जलता रहता है और अपने दिल के अंदर इस आग को छुपा कर रखता है, दबा कर रखता है और कई साल तक इंतजार करता है कि कब उसे मौका मिले और वो अपना बदला पूरा करे। कहानी साल 2018 की है। उड़ीसा के बोलांगीर जिले में एक इलाका पड़ता है पाटनगढ़, और इसी पाटनगढ़ में साहू फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में 5 सदस्य थे। घर के मुखिया रविंद्र साहू, जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उनकी पत्नी संयुक्ता साहू एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी। उनका बेटा सौम्य शेखर साहू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। इसके अलावा उनकी एक बेटी थी जो विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही थी, और शेखर की दादी यानी रविंद्र साहू की माताजी भी उनके साथ उसी घर में रहा करती थी। क्योंकि शेखर साहू घर का बड़ा बेटा था और जॉब भी कर रहा था, इसलिए घर वाले तय करते हैं कि अब हमें शेखर की शादी कर देनी चाहिए। इस बात को लेकर घर में चर्चा होती है और सब बहुत खुश थे और लड़की की तलाश करनी शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद रीमा नाम की एक लड़की से शेखर का रिश्ता तय कर दिया जाता है। वक्त बीतता है और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन शेखर और रीमा की शादी कर दी जाती है, और यह दिन था 18 फरवरी 2018। ये शादी बहुत धूमधाम से की जाती है। सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है और बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स इस शादी समारोह में शामिल होते हैं। शेखर और रीमा अब पति पत्नी बनकर बहुत खुश थे। अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए फॉरेन कंट्री से शेखर की बहन भी कुछ दिन के लिए छुट्टियां लेकर आ जाती है। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शादी को हुए बस 5 ही दिन बीते थे और तारीख आ जाती है 23 फरवरी 2018। शेखर की छोटी बहन जो विदेश से आई थी, उसको वापस जाना था, तो अपना सामान पैक करती है और अपने पिता रविंद्र के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। उनके जाने के बाद संयुक्ता साहू जो इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी, वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। अब घर में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, रीमा, शेखर और उनकी दादी। रीमा साहू किचन में खाना बना रही थी और शेखर उसकी मदद करने लगता है, और दादी मेन हॉल में बैठी हुई थी और समय लगभग 11:40 के आसपास का था। तभी अचानक डोरबेल बजती है। शेखर जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने एक कोरियर बॉय खड़ा है और वो अपने हाथ में एक ग्रीन कलर का बॉक्स लेकर खड़ा है। शेखर को लगता है कि शायद किसी ने शादी का कोई गिफ्ट भेजा है, इसलिए वह कोरियर बॉय से ज्यादा सवाल करता ही नहीं। कोरियर बॉय भी सिग्नेचर लेता है और बॉक्स डिलीवर करके वहां से चला जाता है। अब शेखर साहू जैसे ही उस बॉक्स को घर के अंदर लेकर आता है, तो उसके ऊपर भेजने वाले का एड्रेस पढ़ने की कोशिश करता है, तो उस पर लिखा था कि पार्सल किसी ने रायपुर से भेजा है और भेजने वाले का नाम एसके सिन्हा लिखा हुआ था। बॉक्स को देखकर रीमा साहू भी शेखर के पास आकर बैठ जाती है। शेखर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं किसी एसके सिन्हा को नहीं जानता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खोलकर देखते हैं बॉक्स में क्या है। ये कहते हुए शेखर उस बॉक्स को खोलना शुरू करता है, और जैसे ही वो ऊपर का कवर हटाने के बाद उसमें एक ढक्कन की तरह कुछ था, उसको ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है, तो बहुत तेज धमाका होता है। वह धमाका इतना तेज था कि उस धमाके की वजह से रीमा, शेखर और उसकी दादी तीनों अपनी जगह से उछलकर कुछ दूरी पर जाकर गिरते हैं। धमाके की वजह से घर की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए थे। शेखर की दादी की तुरंत घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है, और शेखर भी बुरी तरह घायल हो जाता है, और रीमा का चेहरा भी झुलस जाता है और उसके हाथों में गंभीर चोटें लगती हैं और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे घर में शायद सिलेंडर फट गया है। उन्हीं में से कोई एम्बुलेंस को फोन कर देता है और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे देता है। पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। अभी तक पड़ोसियों को और पुलिस वालों को सिर्फ यही लग रहा था कि शायद किचन में रखा हुआ सिलेंडर फट गया है, ब्लास्ट कर गया है, और इसी की वजह से यह धमाका हुआ है।
किसी को भी इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर कोई पार्सल बम ब्लास्ट हुआ था। पुलिस घटनास्थल की अच्छे से जांच पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है कि किचन में रखा हुआ सिलेंडर तो फटा ही नहीं है, वो तो प्रॉपरली अटैच है। उधर अस्पताल में शेखर और रीमा साहू की हालत अभी भी अच्छी नहीं थी। उनकी दादी की तो ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से कुछ ही देर बाद शेखर साहू भी दम तोड़ देता है। तीनों में से सिर्फ एक बचा था और वो थी रीमा साहू, जो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। रीमा साहू की स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि वो अपना बयान दर्ज कर सके या कुछ पुलिस वालों को बता सके। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे शुरू करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर धमाका हुआ किस चीज में था। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया जाता है और साथ में फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि घर के अंदर एक बम था, क्योंकि फोरेंसिक टीम को घर के सामान पर कुछ केमिकल्स के सैंपल मिलते हैं जिनका इस्तेमाल बम बनाने में किया गया था। अब यह बम घर के अंदर कैसे आया, इस बात की जानकारी लेने के लिए पुलिस सबसे पहले रीमा साहू का बयान लेना चाहती थी, लेकिन रीमा साहू की हालत अभी बहुत गंभीर थी, वो स्थिति में नहीं थी कि कुछ बयान कर सके। अब जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है। पुलिस को पता चलता है कि सुबह 11:40 के आसपास एक कोरियर बॉय ने शेखर के हाथ में एक ग्रीन बॉक्स थमाया था। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये डिलीवरी बॉय कौन सी कंपनी का था। जांच करते करते लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। उधर रीमा साहू भी अब ठीक ठाक कंडीशन में आ चुकी थी, वो पुलिस को अपना बयान दे सकती थी। रीमा साहू पुलिस को बताती है कि डिलीवरी बॉय ने एक बॉक्स दिया था जिस पर भेजने वाले का नाम और पता SK सिन्हा रायपुर लिखा हुआ था और यह कोरियर भेजने वाली कंपनी स्काई किंग थी। पुलिस स्काई किंग कंपनी के ऑफिस पहुंचती है और 23 फरवरी 2018 को रिसीव और डिलीवर किए गए सभी पार्सल्स की लिस्ट निकालती है। अब पुलिस कोरियर भेजने वाले व्यक्ति का नाम और एड्रेस वेरिफिकेशन करती है, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों ही फर्जी थे, यानी पुलिस के हाथ अब तक कोई सफलता नहीं लगी थी। पुलिस कोरियर कंपनी के सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है और यह देखने की कोशिश करती है कि क्या पार्सल कंपनी को कोरियर पहुंचाने वाला व्यक्ति उन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में कैद हुआ है या नहीं। लेकिन यहां भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कंपनी के बाहर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल ही नहीं थे। अब हमलावर का पता लगाने के लिए पुलिस शेखर साहू के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से बात करना शुरू करती है और यह जानने की कोशिश करती है कि ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जो इस हंसते खेलते परिवार को इतना बड़ा दर्द दे सकता है। एक एक करके बहुत सारे लोगों से बातचीत की जाती है, लेकिन सबका यही कहना था कि इस परिवार की तो कोई किसी से दुश्मनी ही नहीं थी। ना रविंद्र साहू का कोई दुश्मन था, ना शेखर का किसी से कोई झगड़ा था, बल्कि दोनों बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे नेचर के इंसान थे। पूरी फैमिली पढ़ी लिखी थी और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। अब पुलिस को एक छोटा सा क्लू तब मिलता है जब शेखर की मां संयुक्ता साहू पुलिस को बताती है कि जिस स्कूल में वह प्रिंसिपल है, उस स्कूल में एक टीचर है जिनसे 1.5-2 साल पहले उनका छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। लेकिन ये झगड़ा इतना बड़ा तो नहीं था कि कोई बदला लेने के लिए किसी की जान ले ले। पुलिस संयुक्ता साहू से पूछती है कि वो शख्स कौन है जिससे आपका झगड़ा हुआ था, तो संयुक्ता साहू कहती है कि वो एक इंग्लिश के टीचर हैं और उनका नाम पूंजीलाल मेहर है। अब पुलिस के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, कोई क्लू भी नहीं था, इसलिए पुलिस पूंजीलाल मेहर को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। इस पूछताछ में भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी पुलिस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो पूंजीलाल मेहर के मोबाइल के लोकेशन और कॉल डिटेल वगैरह को अच्छी तरह से चेक करती है। उसके स्कूल के सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है। जांच में पता चलता है कि पूंजीलाल मेहर किसी कोरियर कंपनी तक गया ही नहीं था। उसका मोबाइल लोकेशन या तो उसके घर का था या फिर स्कूल का था। इस वजह से पुलिस उसे छोड़ देती है। अब पुलिस रीमा साहू और शेखर के कॉल डिटेल्स को निकालती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है, ऐसा कोई संदिग्ध नंबर है जो शक के दायरे में आ सकता है। और जांच करते समय पुलिस को एक ऐसा नंबर मिल भी जाता है जो संदिग्ध लग रहा था। पुलिस इस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि यह नंबर रीमा साहू के कॉलेज के एक लड़के का था और उसने रीमा की शादी से कुछ ही दिन पहले शेखर को फोन किया था। अब पुलिस का पूरा शक उस लड़के की तरफ चला जाता है।
पुलिस उस लड़के तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है और उससे इंटेरोगेशन करती है। इंटेरोगेशन में वो लड़का कहता है कि हाँ, ये सच है कि मैंने ही शेखर को फोन किया था और यह कहा था कि रीमा से शादी ना करे, क्योंकि मैं रीमा को पसंद करता हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई बम बना सकूं और उस बम से किसी की हत्या कर सकूं। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इसीलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वो लड़का अपने बयान पर कायम रहता है। फिर पुलिस कोर्ट से उस लड़के के पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिक्वेस्ट करती है और कोर्ट से परमिशन मिल जाने के बाद उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट में ये पता चलता है कि ये लड़का बिल्कुल सच बोल रहा था। मतलब ये लड़का रीमा को पसंद तो करता था और इसी वजह से उसने शादी तुड़वाने के लिए शेखर को कॉल भी किया था, लेकिन वह सच में इतना साहसी नहीं था कि बम बना सके और उस बम से किसी की जान ले सके। इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ इस बार फिर खाली थे। इस केस की जांच करने के दौरान पुलिस अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों से इंटरोगेशन कर चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उड़ीसा सरकार डिसीजन लेती है कि अब इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए और इस निर्णय के साथ ही यह केस अब क्राइम ब्रांच के हाथों में आ जाता है। अब जैसे ही क्राइम ब्रांच इस केस को हैंडल करती है तो सबसे पहले वह जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं उन सब की जांच पड़ताल नए सिरे से शुरू करती है। इसके अलावा जितने भी लोगों से पूछताछ की गई थी उन सब लोगों से दोबारा पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार पूछताछ करने का तरीका थोड़ा सख्त था और जो सवाल थे वो बहुत तीखे थे, क्योंकि क्राइम ब्रांच किसी भी हाल में कातिल को गिरफ्तार करना चाहती थी। क्राइम ब्रांच अभी अपनी जांच को आगे बढ़ा ही रही थी कि अचानक उड़ीसा पुलिस के पास बाई पोस्ट एक लेटर पहुंचता है और उस लेटर में लिखा था कि आम लोगों को परेशान करना बंद करो और बेंगलुरु में जाकर जांच करो और उन 3 लोगों को पकड़ो जिनके करोड़ों रुपया लेकर शेखर साहू ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इसलिए इस केस की छानबीन जाकर बेंगलुरु में करो और निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद करो। यह लेटर इंग्लिश में था। अब पुलिस हैरान कि लेटर किसने भेजा है और इस लेटर का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम के पास इस लेटर को भेजा जाता है ताकि कोई फिंगरप्रिंट वगैरह मिले और पता चल सके आखिरकार इस लेटर को भेजने वाला कौन है। फॉरेंसिक टीम जांच करती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स इस लेटर को शेखर साहू के परिवार वालों को दिखाते हैं और वो सब एक एक करके इस लेटर को पढ़ते हैं तो उन सबको ये लेटर बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन जब संयुक्ता साहू, शेखर की मां, कई बार उस लेटर को पढ़ती है, बार बार उस लेटर को पढ़ती है, तो इस लेटर में जो भाषा इस्तेमाल की गई थी, लिखने का जो अंदाज था, जो तरीका था, वो कहीं ना कहीं पूंजीलाल मेहर के बात करने के तरीके और लिखने के लहजे से मेल खाता था। वह कहती है कि अगर पूंजीलाल मेहर इस लेटर को लिखता तो वो बिल्कुल हूबहू इसी अंदाज में लिखता। संयुक्ता साहू आगे कहती हैं कि यह लेटर इंग्लिश में टाइप किया गया है और पूंजीलाल मेहर इंग्लिश का ही टीचर है। मैं उसके साथ पिछले कई सालों से काम कर रही हूं। उसके बात करने का लहजा, उसका अंदाज मैं अच्छी तरह समझती हूं और मुझे 100% यकीन है कि यह लेटर पूंजीलाल मेहर ने ही लिखा है। संयुक्ता साहू का इस तरह से भरोसा देखकर क्राइम ब्रांच तुरंत पूंजीलाल मेहर को हिरासत में लेती है और तबीयत से पूछताछ करती है। क्राइम ब्रांच के सवाल बहुत तीखे थे और पूछताछ करने का तरीका बहुत सख्त था, बहुत स्ट्रिक्ट था। आखिरकार मेहनत रंग लाती है और पूंजीलाल मेहर टूट जाता है। वह स्वीकार करता है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, वह खुद है। उसने बताया कि जिस इंटर कॉलेज में संयुक्ता साहू आज प्रिंसिपल के तौर पर ड्यूटी कर रही हैं, साल 2014 में पूंजीलाल मेहर ही उस कॉलेज का प्रिंसिपल था। लेकिन अचानक संयुक्ता साहू की पोस्टिंग इस इंटर कॉलेज में हो जाती है। चूंकि वह पूंजीलाल मेहर से सीनियर थी तो इस कारण पूंजीलाल मेहर को प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा दिया जाता है और संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इस बात के चलते एक बार पूंजीलाल मेहर और संयुक्ता साहू के बीच झगड़ा भी हुआ था, लेकिन फाइनली प्रिंसिपल की जो पोस्ट थी वो शेखर की मां संयुक्ता साहू को ही मिल जाती है और इसी बात को लेकर पूंजीलाल मेहर अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर लेता है और उसी दिन वो ठान लेता है कि अपने इस अपमान का बदला वो कभी ना कभी जरूर लेगा। लेकिन वह बहुत पढ़ा लिखा था और होशियार इंसान था, इसलिए उसने ऐसा दिखाया जैसे अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। उसने बड़े धैर्य के साथ लगभग 4 साल निकाल दिए,
लेकिन उसके अंदर बदला लेने की आग भड़कती ही जा रही थी। फिर जब शेखर की शादी हुई और वो शादी में शामिल हुआ तो इसी दौरान उसके दिमाग में खतरनाक प्लान आ गया। उसने सोचा कि वह पार्सल बम बनाकर उसके घर भेजेगा और संयुक्ता साहू के पूरे परिवार को खत्म करके संयुक्ता साहू को दर्द देगा। इसके लिए बकायदा उसने इंटरनेट से पूरी जानकारी हासिल करी, बम बनाने के तरीके नोट किए, और क्योंकि वह एक टीचर था तो स्कूल की आइडेंटिटी दिखाकर उसे आसानी से केमिकल मिल जाया करते थे ताकि स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह में इस्तेमाल किए जा सकें। लेकिन वो इन केमिकल का यूज बम बनाने में कर रहा था। उसने इंटरनेट से बम बनाने के बहुत सारे वीडियोज और ट्यूटोरियल देखे थे। सामान उसके पास आ चुका था और केमिकल उसके पास अवेलेबल था, तो उसने वीडियो देख देख कर एक पार्सल बम तैयार किया और संयुक्ता साहू के घर पार्सल में पैक करके भेज दिया। जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसमें शेखर की दादी और शेखर साहू की मौत हो गई। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसने घटना से पहले और घटना के बाद अपने रूटीन को बहुत सिंपल रखा। अगर वह कुछ भी करता था, घर से बाहर जाता था, तो जानबूझकर अपने मोबाइल फोन को अपने घर छोड़कर जाता था ताकि उसके लोकेशन को कोई ट्रैक ना कर सके। अब सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ चुकी थी। पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और पूंजीलाल मेहर को अदालत में पेश करती है। उसके गुनाह को देखते हुए अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। फिलहाल पूंजीलाल मेहर जेल में सलाखों के पीछे 2 लोगों की हत्या करने के गुनाह की सजा भुगत रहा है। एक प्रमोशन हाथ से निकल जाने की वजह से एक पढ़ा लिखा इंसान इतना नीचे गिर सकता है और इतना खतरनाक हो सकता है कि वह बम बनाकर किसी के घर को तबाह कर सकता है, इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। सच्ची घटना और अच्छी कहानियों का यह सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।